हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो आपका बीमलेस का फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और सबसे बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसकी लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसकी लैब डायग्नोसिस में हम लोग कैसे डिटेक्शन करेंगे कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और उसका है अगर तो उसका कौन सा पॉजिटिव एजेंट है। ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आखिर है क्या। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसका जो इसमें पहला पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है उसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है इन्फेक्शन है वो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कॉज्ड होता है। अब कैसे कॉज्ड होता है, तो जो हमारी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उससे जो हमारी बॉडी में डिजीज या जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या जो भी इन्फ्लेमेशन कॉज्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसको इस अकॉर्डिंग मतलब डिवाइड करते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मींस कि इससे हमें ये डिटेक्शन हो जाता है कि कौन सा जैसे कोई इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज हो रहा है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज हो रहा है। तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें नोज, थ्रोट, साइनसेस ये सारी चीजें आती है। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें ब्रोंचाई और लंग्स ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। इसमें और सारे पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आगे डायग्राम ऐड किया उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो उसमें क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दो टाइप्स का होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसमें तीसरा पॉइंट जो मैंने ऐड किया उसमें यही लिखा है कि अगर कॉज्ड होता है इन्फेक्शन तो कौन कौन से सिम्टम्स है जो आपको अपीयर होंगे, जैसे कि आपके कफ, फीवर, सोर थ्रोट, रनी नोज एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग। ये सारे सिम्टम्स है जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग डिजीज पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, अभी आगे स्लाइड्स में ऐड की तो उसमें इन सारे जो आपके ये सिम्टम्स हैं इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि इस सिम्टम्स में क्या होता है। फिर जो थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे लिखा अर्ली डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिड्यूस डिजीज ट्रांसमिशन। मींस अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो या कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोई भी डिजीज हुई हो, तो अगर आप उसका अच्छे समय पे और एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो क्या उस वो डिजीज या वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वही फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अर्ली डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके इन्फेक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैब डायग्नोसिस करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। तो अब हम लोग आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि जो हमारा अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कैसे डिवाइड किया होगा, क्या 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 पार्ट्स हैं जो आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये डायग्राम मैंने ऐड किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। क्योंकि जो आपका बीमलेस का सिलेबस है उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों इन्फेक्शन अलग अलग दिए गए हैं, बट मैंने इसी एक स्लाइड में दोनों इन्फेक्शन जो है वो ऐड कर दिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर चीजें सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वही डिफरेंट आपको समझना है कि क्या है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और क्या है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये होता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारे नोज से स्टार्ट होती है। क्या होती है, आपके नोज से स्टार्ट होती है और आप के जो लैरिंग्स है, मींस आपके नोज से स्टार्ट होती है और लैरिंग्स पे आके एंड होती है। आपकी स्टार्टिंग कहां से होती है, नोज से स्टार्ट होती है और आपके लैरिंग्स पे आके एंड होती है। अब इसके बीच में जो आपके पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका नेजल कैविटी हो गया, पैरानेजल साइनसेस हो गया, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती हैं। अगर इन सारे पार्ट्स में आपके इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। मींस कि अगर नोज से लेके आपके लैरिंग्स बोले तो इसको वॉइस बॉक्स, यहीं पे आपकी क्या होती है, वॉइस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, तो यहां तक अगर आपके इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो आपके ट्रेचिया से स्टार्ट होता है और आपके एल्वोलाई पे आके क्या होता है, एंड होता है। अब इसके बीच में जो आपका प्राइमरी ब्रोंचाई, सेकेंडरी ब्रोंचाई, ट्री ब्रोंचाई और ब्रोंचाइलस और एल्वोलाई डक्ट्स ये सारी चीजें जो आती हैं उनमें अगर इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें क्या होता है, वो हवा को फिल्टर करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिटी और पाथ क्लियर करता है, किसके लिए, एयर के लिए। और जो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, आपको जो एयर है उसको लंग्स तक ले जाता है और गैस एक्सचेंज करने में आपको हेल्प करता है। तो ये था वर्क आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, आपके
रेस्पिरेटरी ट्रैक के एबो में प्रेजेंट होता है और ये नोज से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स पे आके एंड होता है। इसके बीच में जो आपका नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस और फेरिंग्स, ये सारे पार्ट्स जो आते हैं, अगर इनमें इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। एंड अगर आपका ट्रेकिया से लेके एल्वोलाई के बीच के जो पार्ट्स हैं और ट्रेकिया से एल्वोलाई का जो ये सीक्वेंस है, इसके बीच में अगर आपका कोई इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यही दोनों चीजें आपको पढ़नी है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। तो आई होप आप लोग को इंट्रो क्लियर हो गया होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। बस आपको ये याद रखना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन सी चीजें आती है, कहां से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, कहां एंड होता है, और जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां एंड होता है। बस आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका इन्फेक्शन कॉज्ड हुआ है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज्ड हुआ है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉज्ड हुआ है। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन, जो दो टाइप में किया गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आपको इंट्रो में यही लिखना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो हमारे क्या होता है, एबो में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के, और ये नोज से स्टार्ट होता है और लैरिंग्स पे आके एंड होता है। इसके बीच में जो पार्ट्स होते हैं या फिर नोज और लैरिंग्स, इनमें अगर इन्फेक्शन कॉज्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करें कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये आपके सारे एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कॉज कराते हैं। और ये सब क्या है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जो इन कॉजेटिव एजेंट के कारण कॉज्ड होते हैं। तो ये चार्ट मैंने ऐड कर दिया, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद करने वाली चीजें, जैसे अगर राइनो वायरस है तो वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गई, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, कैंडिडा एल्बिगेंस हो गया, एस्परजिलस स्पीसीज हो गई, कॉर्निबैक्टीरियम हो गई। तो ये सारे क्या यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है, ये आपका इन्फेक्शन है, जो ये पॉजिटिव एजेंट ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं किसमें, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। तो ये चीज आप लोग बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में और याद कर लीजिएगा अच्छे में और अच्छे से लिख के आएगा, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कौन कौन से आखिर पॉजिटिव एजेंट है और कौन कौन सा इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे कॉज होता है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है जो मेनली कॉज होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके कॉजेस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसमें आपका ये 5 हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो मोस्टली कॉज होते हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, किसके द्वारा, आपके किसी भी पॉजिटिव एजेंट के द्वारा। वो पॉजिटिव एजेंट आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो। सबसे पहले जो है आपका वो साइनसाइटिस है, दूसरा फेरेंजाइटिस एंड थर्ड नंबर पे आपका क्या है, टॉन्सिलाइटिस एंड फोर्थ नंबर पे आपका लेरेंजाइटिस एंड फिफ्थ नंबर पे आपका नेजोफेरेंजाइटिस। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लोग साइनसाइटिस की। साइनसाइटिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके साइनसेस होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनसाइटिस कहते हैं। अब ये साइनसेस क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, साइनसेस जो होते हैं वो हमारे स्केल्स की जो बून होते हैं उसके जो अंदर आपकी कैविटी होती है वो एयर से फिल होती हैं और वो क्या करती है, आपके नोज को अटैच करती हैं। मीन्स की जो साइनसेस होते हैं वो स्कल्स जो होता है, आपका स्कल होता है, उसकी जो बून्स होती हैं उनके अंदर जो एक एयर फिल कैविटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं। और वो क्या करती है, हमारे नोज से अटैच होती हैं, उसमें जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनसाइटिस कहते हैं। अब ये आप देख सकते हैं नोज है और ये आपके क्या है, साइनसेस हैं, जिनमें क्या होती है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, जिस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, या डिजीज इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, साइनसाइटिस कहते हैं। अब ये साइनसाइटिस क्यों कॉज होता है, तो ये किसी वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, फंजाई के कारण हो सकता है, या एलर्जी या कोल्ड के कारण हो सकता है। ये आपके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो जो आपकी नोज है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आपकी ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज आती हैं, और ये अगर डिफिकल्टीज ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक बनी होती है तो उससे क्या होता है, साइनसाइटिस डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अब आपको इसमें सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आपका फेशियल पेन, प्रेशर देखने को मिलेगा, मींस कि आपके जो फेस है उस पर थोड़ा प्रेशर महसूस होगा आपको, या पेन दर्द महसूस होगा, हेडेच होगा आपको, नेजल कंजेशन होगा। मींस की नेजल कंजेशन का मतलब क्या होगा कि आपके जो नेजल कैविटी है या नेजल कैविटी उसमें क्या होगी, स्वेलिंग होगी और आपकी जो सांस लेने में आप अच्छा फील नहीं करेंगे। थिक नेजल डिस्चार्ज होगा, जो आपका नेजल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होगा, थिक होगा, मतलब ज्यादा थिक थिक महसूस हो, थिक थिक आपको नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल, मींस जो आप स्मेल करते हैं, मतलब किसी चीज को आप स्मेल करके पता कर लेते हैं कि ये कैसी मतलब चीजें बैड है या अच्छी है, तो वो जो स्मेल कैपेसिटी होगी आपकी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और आपको फीवर होने के चांसेस होंगे, मींस हाई ग्रेड का फीवर है, माइल्ड फीवर भी आपको देखने को मिलेगा साइनसाइटिस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा साइनसाइटिस क्या होता है। आपके जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है। साइनसेस क्या होते हैं, आपकी जो स्कल्स की बून होती है उसके अंदर एक एयर फिल कैविटी होती है जिसे हम लोग साइनसेस कहते हैं। उसी साइनसेस में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम साइनसाइटिस कहते हैं। बाकी आपको कास्ट एजेंट और सिम्टम्स मैंने ऐड कर दिए, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पे आपका फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में क्या होता है, आपके जो फेरिंग्स होते हैं, आपके जो फेरिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरेंजाइटिस कहते हैं। अब ये फेरेंजाइटिस जो होता है ये क्या है, आपकी ये जो माउथ है उसके जो पीछे आपके क्या होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जिसमें आपको रेडनेस दिखने को मिलेगी जब आपका मतलब फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन कॉज होता है। अब ये किसके कारण होता है, तो वायरसेस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, जिसके आपके स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होते हैं वो मोस्टली
कॉज करते हैं ये आपका फेरेंजाइटिस। और इरिटेंट्स एंड स्मोक के कारण भी हो सकता है। इरिटेंट्स का मतलब ये होता है कि आपको जलन महसूस हो, जैसे कि आप स्मोक ज़्यादा करेंगे या फिर आप कोई ऐसी चीज़ इंटेक कर रहे हैं जिससे क्या होता है आपको इरिटेशन महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है आपके माउथ को या आपके फेरेंक्स को, तो उससे भी क्या होता है फेरेंजाइटिस डिजीज आपको जो होता है या इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज होता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सिम्टम्स है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिले। सोर थ्रोट का मतलब होता है कि जो आपके नेक है ये उसमें क्या होगा, दर्द महसूस होगा और आपको क्या होगा, खराश या जलन महसूस होगी जब आपके गले में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सोर थ्रोट कहते हैं। पेन वाइल सोइलोइंग, पेन वाइल सोइलोइंग, रेडनेस ऑफ थ्रोट, ड्राई कॉक, मिल्ड फीवर, शॉइल एंड लिम्फ नोड्स, ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे किसमें, फेरेंजाइटिस की इन्फेक्शन की कंडीशन में। फिर हम लोग बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। तो टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, तो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जो आपके ये फेरिंग से इसी के साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, जब इस मतलब कोई बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन होता है और ये जो इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या होता है, सॉइलन हो जाते हैं, मीन सूज जाते हैं। सूजने के कारण उनके जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। जैसे सिम्टम्स में भी आप पढ़ेंगे, ये भी बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है। और रिक्योरेंट फेरेंजाइटिस के बारे कारण भी होता है। रिकरेंट फेरेंजाइटिस का मतलब ये होता है कि जब बार-बार फेरिंग्स में आपके इन्फेक्शन होता है तो उससे आपके क्या होता है, चांसेस होते हैं कि जो आपके टॉन्सिल्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसी स्वेलिंग टॉन्सिल में स्वेलिंग आने को हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम्स, सॉर थ्रोट देखने को मिलेगा, पेन वाइल swallowing और swollen रेड टॉन्सिल्स, व्हाइट पैचेस और स्पॉट्स ऑन टॉन्सिल्स, फीवर, बैड ब्रीथ। तो ये सारी सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सॉर थ्रोट अभी आपको मैंने बताया कि आपके जो इरिटेशन महसूस होगी या नेक में दर्द होगा, खराश या जलन होगा आपको गले में, और पेन ऑफ शोलोइंग, शॉलन रेड टॉन्सिल्स देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, बैड ब्रीथ मींस जब आप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको कैसी बैड ब्रीथ होगी, आप सही से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टीज होंगी आपकी ब्रीथिंग करने में। फिर हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करते हैं लैरेंजाइटिस। तो लैरेंजाइटिस जो होता है वो क्या होता है, आपके जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का मतलब होता है कि जो लैरिंग्स में हमारी जो वॉइस होती है वो प्रोड्यूस होती है, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरेंजाइटिस कहते हैं। तो लैरेंजाइटिस के जो पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करें तो आपके वायरसेस हो गए, ओवर यूज ऑफ वॉइस हो गए, स्मोकिंग, इरिटेशन, एलर्जिक, और ओवर यूज ऑफ वॉइस का मतलब होता है जब आप अपनी वॉइस को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप हुटिंग कर रहे हैं, बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, उसको प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण उससे आपकी वॉइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया वायरस होती है तो उससे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, जिससे हम लोग लैरेंजाइटिस बोलते हैं। ये सिम्टम्स आपके हो गए हॉर्सनेस और लॉस ऑफ वॉइस, अभी मैंने आपको बताया, शॉर्ट थ्रोट, ड्राई कॉक, थ्रोट इरिटेशन और मिल्ड फीवर, मींस कि आपको फीवर देखने को मिलेगा, थ्रोट इरिटेशन देखने को मिलेगा, ड्राई कॉक देखने को मिलेगी, और शॉर्ट थ्रोट के भी सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे, और लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकती है। मतलब अगर ज्यादा आप लैरिंग्स का प्रयोग करते हैं या ज्यादा वॉइस उपयोग करते हैं, मींस ज्यादा हुटिंग करना, ये बहुत सारी वॉइस का तेज से चिल्लाना, इन सब कंडीशन में आपको फील होता होगा कि आपकी जो लैरिंग्स है उस पर आपका प्रेशर पड़ रहा होता है, और आपकी वॉइस जो होती है बहुत बार चेंज हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, आपकी लैरिंग्स पे प्रेशर करने के कारण होती है। तो ये सारे सिम्टम्स थे आपके लैरेंजाइटिस के। देन हम लोग फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे नेजोफेरेंजाइटिस। तो नेजोफेरेंजाइटिस जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो नेजोफेरिंग्स होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब नेजोफेरिंग्स क्या होती है, तो जो गले के ऊपरी गले के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोज या नेजल कैविटी कहते हैं। जो मतलब गले के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जो आपका गला होता है, यहाँ ये आपका गला है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जो नोज और नेजल कैविटी के ठीक पीछे स्थित होता है, जो आपकी नोज होती है और नेजल कैविटी होती है उसके पीछे, और जो आपका गला है और उसके ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, नेजोफेरेंजाइटिस कहते हैं। ये किसके कारण होता है, तो ये भी आपके वायरस, एलर्जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो नेजल कंजेशन, रनी नोज और सोर थ्रोट, पोस्ट नेजल ड्रिप और कग, माइल्ड फीवर। अब इसमें एक टर्म आया है पोस्ट नेजल ड्रिप, मींस पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब होता है कि जो आपके मतलब जो आपका मुकस का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके नाक के थ्रू ना होकर आपके गले के थ्रू जब बाहर आने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप। मींस की कभी कभी होता है कि जो बलगम होता है वो हमारे नाक के द्वारा डिस्चार्ज नहीं, बट वो क्या होता है माउथ से डिस्चार्ज होता है गले से होते हुए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप। तो ये आपके थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो पांच मेनली होते हैं, जो मेनली कॉज होते हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसके कॉजेस होते हैं, कॉजेस और सिम्टम्स आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर डायग्राम बना लें तो बहुत अच्छा होगा आपको प्रेजेंटेशन देने में यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में लिखने को। फिर हम लोग बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो कैसे कॉज होता है हमारी बॉडी में, और कैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस इंटर होकर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके माउथ या नेजल कैविटी के थ्रू क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस है, और ये क्या होते हैं आपके माउथ या नेजल कैविटी के थ्रू क्या होते हैं, आपकी बॉडी में आपके जो है इंटर होते हैं। अब जब ये इंटर होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनका अटैचमेंट होता है किससे, इपीथीलियल सेल से। किससे होता है अटैचमेंट, इपीथीलियल सेल से,
जैसे आपकी नोज की हो गई, फेरिंग्स की हो गई, लैरिंग्स की हो गई, ये टॉन्सिल्स की हो गई, इनकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है इनसे क्या होता है अटैचमेंट होता है। ये आपके क्या है बैक्टीरिया वायरस या फंजाई हैं, और ये क्या है आपकी एपिथेलियल सेल्स है। इनसे क्या होता है आपके जो बैक्टीरिया वायरस है इनका क्या होता है अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट होने के बाद क्या होता है कोलोनाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। जब ये अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं साइटोकाइनेज और हिस्टामिन प्रोड्यूस करवाते हैं, और जब साइटोकाइनेज हिस्टामिन जो होते हैं वो साथ में होते हैं तो साथ में आके क्या करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कॉज कर लेते हैं। इस तरह से हमारा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज हो जाता है। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो बहुत सारी मुकोसल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी रेडनेस देखने को मिलेगी, शाइलिंग देखने को मिलेगी, और इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। म्यूकस में तो बलगम का जो सिक्रेशन होगा वो इंक्रीज होगा। और तो ये सारे इंडिकेशन है जो आपको देखने को मिलेंगे जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा। फिर आपको इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज होने के बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेजल कंजेशन हो गया, कग हो गया, और सॉर थ्रोट हो गया, स्नीजिंग हो गया, फीवर हो गया, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आपको इन्फेक्शन कॉज हो गया, आपको सिम्टम्स देखना अपीयर हो गया, अब आप क्या करेंगे इसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो इसके दो चांसेस होते हैं, आप एक ट्रीटमेंट लेके आप रिकवरी कर सकते हैं, और एक क्या होता है अगर आपकी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो क्या करता है ये बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और बैक्टीरिया या वायरस फाइट करके आपके बॉडी को प्रिवेंट कर लेता है। बट अगर ये प्रिवेंट नहीं कर पाता तो ये बहुत सारी डिजीज हमारी बॉडी में कॉज कर देता है, जैसे आपका साइनसाइटिस हो गया, ऑटिटिस मीडिया हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मींस की आपकी बॉडी में बहुत सारी अदर्स डिजीज भी हैं जो ये कॉज कर देता है अगर आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट या आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। फिर हम लोग बात करते हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में कि हम लोग लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो लैब डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिमेन की, मेन से आपको कोई सी सिम्टम आपकी किसी सिंपल की आवश्यकता होगी जिसके कारण क्या होगा आपकी लैब डायग्नोसिस कर पाएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें हम लोग मेनली जो होते हैं 4 सिंपल का कलेक्शन करते हैं। पहला आपका हो गया थ्रोट स्वैब, और दूसरा हो गया नेजल स्वैब, और थर्ड नंबर पे आपका लेजर नेजल एस्पिरेशन, एंड फिफ्थ 4 नंबर पे आपका स्पुटम सिंपल। ये सारे 4 सिंपल लेके हम लोग क्या करते हैं लैब डायग्नोसिस करते हैं किसकी यूआरटीआई की, किसकी यूआरटीआई की लैब डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 4 सैंपल का यूज करते हैं। स्पुटम हो गया, थ्रोट स्वैब हो गया, नेजल स्वैब हो गया, नेजल एस्पिरेशन हो गया। अब इस सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं इसके लिए मैंने डायग्राम ऐड किया। इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग जो होता है वो यूआरटीआई का जो इन्फेक्शन होता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सैंपल है वो आपका क्या है आपका नेजल स्वैब है। तो नेजल स्वैब में हम लोग क्या करते हैं कि एक आपको क्या लेना है स्टाइल स्वैब लेना है, स्टाइल स्वैब लेना है जिसको क्या करना है आपको 1 से 2 सेंटीमीटर आपको क्या करना है एंटायर इंटीरियर नेजल के अंदर क्या करना है इंसर्ट करना है, और इसको क्या करना है 5 से 10 मिनट रोटेट करना है, और फिर इजीली और स्मूथली क्या करना है बाहर निकाल लेना है, और इसको क्या करना है ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है उसमें प्लेस करके आपको लैब में भेज देना है। फिर लैब में आगे के जो फर्दर प्रोसीजर होते हैं या फर्दर टेस्ट होंगे वो परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये आपके नेजल स्वैब कलेक्शन हो गया। इसमें क्या करना है आपको एक नेजल स्टाइल स्वैब लेना है, और उसको क्या करना है आपको स्वैब को एंटीरियर नेजल कैविटी में इंसर्ट करना है 1 से 2 सेंटीमीटर में, और 5 से 10 मिनट के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए उसे रोटेट करना है जेंटली, और उसके बाद धीरे से स्मूथली आपको रिमूव करना है, और उसको वीटीएम ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होती है उसमें प्लेस करना है और माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज देना है। फिर उसमें आगे के फर्दर कल्चर स्टेनिंग जो भी होना होगा होगा। फिर आपको सेकंड नंबर पे आपका नेजोफेरेंजियल स्वैब कलेक्शन। नेजोफेरेंजियल स्वैब कलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं एक स्टाइल स्वैब लेते हैं, और वो स्वैब जो होती है वो कैसी होनी चाहिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसको क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं नेजो फेरेंजियल जो हमारी कैविटी होती है उसमें, और उसमें क्या करते हैं रोटेट करते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद इसको धीरे से विड्रॉ कर लेते हैं और वीटीएम ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होती है उसमें प्लेस करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज देते हैं। तो ये आपके थे नेजल स्वैब और नेजोफेरेंजियल स्वैब कलेक्शन। नेजल स्वैब में क्या करते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर इंसर्ट करते थे, और 5 से 10 में एंटीरियर नेजल कैविटी में। इसमें क्या करते हैं बैक ऑफ द नेजल कैविटी में हम लोग इंसर्ट करेंगे और फ्लेक्सिबल स्वैब का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण हमारा कलेक्शन जो अच्छे हो पेशेंट को एकदम मतलब अच्छा महसूस और अच्छे से वो कलेक्शन का अच्छी कलेक्शन दे पाए और हम लोग अच्छे से कलेक्शन कर पाए, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल स्वैब का प्रयोग करना है। फिर हम लोग बात करते हैं थ्रोट स्वैब। तो थ्रोट स्वैब में क्या करते हैं हम लोग जो माउथ होता है पेशेंट का, पेशेंट से हम लोग बोलते हैं कि अपना माउथ जो है वो ओपन करे। फिर हम लोग क्या करते हैं एक डिस्पर्सर की सहायता से क्या करते हैं टंग को थोड़ा सा डाउन करते हैं, और जो हमारा स्टाइल स्वैब होता है उसको क्या करते हैं टॉन्सिल्स के जो टॉन्सिल्स होता है उसके जो पोस्टेरियर जो फेरेंजियल वाल होती है और टॉन्सिल्स होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग रोटेट करते हैं रब करते हैं, और इसमें क्या रखना है अवॉइड करना है कि वो चेक्स और टंग और टीथ से ना टच हो, और उसमें हम लोग रोटेट करके सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, और उससे उस जो स्वैब होती है उसको स्टाइल ट्रांसपोर्ट मीडिया में हम लोग जो आपकी वीटीएम मीडिया है उसमें प्लेस कर देते हैं और माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज देते हैं। तो ये था आपका कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर यूआरटीआई। तो इस तरह 3 मेथड से हम लोग कलेक्शन करते हैं आपका जो सैंपल कलेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं इन तीनों के कि आपको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से परफॉर्म करना है, स्टाइल स्वैब का कलेक्शन करना है, और आपको वीटीएम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करना है जिससे कि आपका सैंपल जो है वो प्रिवेंट हो पाए और आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब में इमीडिएटली इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है टेस्ट परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे और उससे डिटेक्शन करेंगे कि हमारे जो कास्टिव एजेंट है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आप ग्राम स्टेन कर सकते हैं और अल्बर्ट
स्टेन कर सकते हैं। ग्राम स्टेन करने के लिए आपको ग्राम स्टेन का प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा, स्लाइड बनाना पड़ेगा। स्लाइड बनाने के बाद उसको आपको क्रिस्टल वालेट, आयोडीन, एसीटोन और काउंटर स्टेन से स्टेन करना होगा। देन स्लाइड को जो आप ट्राई करेंगे, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं ग्राम स्टेन की, तो वो आपको हेल्पफुल होगी कैंडिडा एल्बिनेंस जो पॉजिटिव एजेंट है उसको डिटेक्शन करने के लिए। ग्राम स्टेन में ये जो होती है, अगर सस्पेक्टेड है, अगर मतलब प्रेजेंट है, तो क्या होगी आपकी ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग ईस्ट सेल के टाइप्स में आपको दिखाई देंगी। जो आपका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। ग्राम स्टेन में अगर कैंडिडा एल्बिगेंस प्रेजेंट होगी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग ईस्ट सेल्स। अगर आपको विजुअल हो रहे हैं, इट्स मींस कि ग्राम स्टेनिंग आपकी कैंडिडा एल्बिगेंस को क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है कि उसमें कैंडिडा एल्बिगेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह हम लोग ग्राम स्टेन करके डिटेक्शन कर लेंगे। पॉजिटिव एजेंट का अल्बर्ट स्टेन करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्बर्ट स्टेन का यूज करते हैं। अल्बर्ट स्टेन में क्या होता है, जो हमारी कॉर्निबैक्टीरियम जो हमारा सी डिप्थीरी है उसमें क्या हुआ, आपकी ग्रीन वीएल शेप्ड बेसिलाई ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। अगर आपकी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी उसमें प्रेजेंट होती है तो वो आपकी कैसे दिखाई देगी, ग्रीन वीएल शेप्ड उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और क्या होगा, ब्लूइश ब्लैक बैकग्राउंड मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैंने ऐड किया है, ये आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये कैसा है, आपका वी शेप का है कि नहीं है, और ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एल शेप का है कि नहीं। तो अगर आपको वी और एल शेप में स्ट्रक्चर दिखता है तो इट्स इंडिकेट्स कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इन द अल्बर्ट स्टेन। और आपको क्या करना, ब्लूइश ब्लैक ग्रेन्यूल्स मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। तो ये आपके भी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी आपको इसमें दिख रहे होंगे, ब्लू कलर के आपको ब्लू ब्लैक ग्रेन्यूल्स मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और वी और एल शेप के आपके जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, तो इट्स इंडिकेट्स कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ऐसे हम लोग अल्बर्ट स्टेन करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉजिटिव एजेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। अब कल्चर जो होता है वो कल्चर हम लोग कैसे करते हैं, कल्चर मीडिया का प्रयोग करके हम लोग कल्चर करते हैं। अब कल्चर लिखा है, कल्चर मीडिया आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सोर थ्रोट। मींस कि हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म वी आर सिलेक्ट द कल्चर मीडिया एंड ग्रो द बैक्टीरिया वायरस फंजाई, जिसकी भी हमें ग्रोथ करानी है उसको ग्रोथ कराएंगे। और जिससे बैक्टीरिया की, जिस टाइप की बैक्टीरिया की हमें ग्रोथ करानी है, जिस टाइप की बैक्टीरिया वायरस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें ग्रोथ करानी है, उसी टाइप्स के हम लोग क्या करेंगे, कल्चर मीडिया लेंगे। ऐसी मतलब कल्चर मीडिया का यूज करना है जो आपके पैथोजेंस हैं उनकी ग्रोथ करे, जो आपके सस्पेक्टेड पैथोजन मतलब जिस पैथोजेंस की आपको ग्रोथ कराने की नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कल्चर मीडिया सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ मैंने ऐड कर दिया है कि ये सारी कल्चर मीडिया हैं जो हम लोग लेते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी ग्रोथ कराने के लिए हम लोग ये सारी कल्चर मीडियाज का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपका आप ब्लड अगर आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करानी है तो आप किसका उपयोग करेंगे, ब्लड अगार का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की ग्रोथ करानी है तो हम लोग एज अ सिलेक्टिव मीडिया क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार लेंगे। लो फिर सीरम आपको क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए हम लोग लेते हैं, और पोटेशियम टॉलरेट ब्लड अगार भी हम लोग क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए चूज करते हैं। एसडीएम मीडिया जो होती है उसे हम लोग किसके लिए लेते हैं, कैंडिडा के लिए लेते हैं। तो ये सारी बैक्टीरिया हैं या फिर ये सारे पैथोजेंस हैं जिनकी ग्रोथ कराने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं ये सारी मीडिया का। तो ये था आपका कल्चर की, कौन सी कल्चर मीडिया का हम यूज करते हैं किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अब आपने क्या किया, कल्चर मीडिया का प्रयोग करके आपने बैक्टीरिया का जो है वो ग्रोथ करा लिया। अब ग्रोथ कराने के बाद आपको, जब आप उस कल्चर मीडिया को देखेंगे और उसमें जो कॉलोनीज हैं उनकी अपीयरेंस करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कॉलोनीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है या कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना होगा कि उसकी जो कॉलोनी वो कैसी अपीयरेंस है कॉलोनी की, और अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी वी आर आइडेंटिफाई विच ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द कल्चर मीडिया एंड इन द स्पेसिमेन। जिस स्पेसिमेन का प्रयोग करके आपने उस किसी मतलब जिस स्पेसिमेन का प्रयोग करके आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई है, तो उसकी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये आपके तीन मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि आपके स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस अगर प्रेजेंट है तो उसमें आपको कैसी कॉलोनीज दिखेंगी, पिन पॉइंट और राउंड और कॉन्वेक्स कॉलोनीज विद सी सेंटर एंटायर मार्जिन और बीटा हेमोलिसिस। मींस कि आपको जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस अगर प्रेजेंट होगा और उसकी ग्रोथ हुई होगी तो उसमें कैसी कॉलोनी दिखेंगी, आपको पिन पॉइंट और राउंड और कॉन्वेक्स कॉलोनीज दिखेंगी विद द सेंटर एंटायर मार्जिन एंड बीटा हेमोलिसिस। और अगर आपकी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी प्रेजेंट होगी तो कैसी आपकी जो कॉलोनीज दिखेंगी वो ब्लैक कलर और राउंड कॉलोनीज आपको अपीयर होंगी। अगर आपकी कैंडिडा एल्बिगेंस प्रेजेंट है तो व्हाइट और क्रीमी कॉलोनीज प्रेजेंट होंगी। तो इन कॉलोनीज को हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलोनीज स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू कॉलोनीज कलर एंड मार्जिन वी आर आइडेंटिफाई कि कौन सा आपकी बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं अदर टेस्ट के बारे में। बहुत सारे अदर टेस्ट करते हैं जिससे हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें आपका अगर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको 3 टेस्ट परफॉर्म करने होंगे, जिसमें आपका बेसिक ट्रेसिंग सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया और लेंस फील्ड ग्रुपिंग हो गया, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एसओ टेस्ट हो गया। इन 3 टेस्ट का प्रयोग करके हम लोग हेमेटोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो आपको बेसिक ट्रेसिंग सेंसिटिविटी टेस्ट है ये क्या करता है, आपके ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। और जो लेंस फील्ड ग्रुपिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस होती है उनकी बहुत सारी मतलब उनको बहुत सारे पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ए, स्ट्रेप्टोकोकस बी, स्ट्रेप्टोकोकस सी, स्ट्रेप्टोकोकस डी और जी। तो उनको आइडेंटिफाई या उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस फील्ड ग्रुपिंग करते हैं। इस
ग्रुपिंग में ये होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होती है उसकी जो सेल वाल होते हैं, उसके सेल वाल पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उस एंटीजन के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी ग्रुप के स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट है हमारे जो सैंपल है, जो स्पेसिमेन है उसमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंसफील्ड ग्रुपिंग करते हैं, फिर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एएसओ टेस्ट करते हैं। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट जो होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करता है जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट प्रेजेंट होती हैं। तो इससे हम लोग स्पेसिफायर में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, मींस की स्ट्रेप्टोकोकस की जो इन्फेक्शन है उसके फाइट करने वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। इससे पहले भी आपको हो चुका है। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एसओ टेस्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉर कॉर्निवेक्टिव डिप्थीरी, अगर कॉर्निवेक्टिव डिप्थीरी को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इलाइजा हो गया, इलिक्स टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कॉर्निवेक्टिव डिप्थीरी के बारे में। तो और अगर कैंडिडा को आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैंडिडा को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, आपका जर्म ट्यूब टेस्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट करते हैं। इन सारी टेस्ट को परफॉर्म करके हम लोग क्या करते हैं, आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है यूआरटीआई के, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ टेस्ट का नाम पढ़ना है कि टेस्ट कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन टेस्ट को डिटेल में आपके बीमलेस के आगे के सेमेस्टर से उसमें दिया गया है। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन से टेस्ट किसके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, बस यही आपको लिख के आना एग्जाम में। बाकी इन टेस्ट को डिटेल में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ लैब डायग्नोसिस पूछा गया, कैसे करते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं परफॉर्म करते हैं, कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से कैसे कैसे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। फिर जो फिफ्थ नंबर पे आपका वो है एएसटी एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। मींस कि अब आपको क्या करना है, आपने लैब डायग्नोसिस कर ली, अब आपको कॉस्टिव एजेंट के बारे में पता चल गया, आपको क्या करना है, एएसटी परफॉर्म करना है। एएसटी क्यों परफॉर्म करते हैं, सेंसिटिव और रेसिस्टेंट ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर जैसे आपके कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे आपको इसमें मैंने एज एग्जांपल बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस लिया हुआ है, तो अगर आपका बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन कॉज्ड हुआ है, तो उस पे जो आपके ड्रग्स है, कौन से ड्रग यूज करने पे आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं इन्फेक्शन को, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एएसटी परफॉर्म करते हैं। तो एएसटी परफॉर्म करते हैं हम लोग। एएसटी में हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क होती है, उस पर हम लोग ये सारी जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको प्लेस करते हैं, फिर आप जोन ऑफ इन्वेशन को चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू जोन ऑफ इन्वेशन वी आर गिव द सेंसिटिव एंड रेसिस्टेंट ड्रग्स। सेंसिटिव और रेसिस्टेंट ड्रग्स दे देते हैं, जो ज्यादा सेंसिटिव होती है वो ड्रग्स को पेशेंट यूज करता है और जल्दी से रिकवर हो जाता है, इसीलिए हम लोग एएसटी परफॉर्म करते हैं। तो ये था आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और उसके जो आपका क्लासिफिकेशन है और डायग्नोसिस है। अब हम लोग बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको मैंने बताया था कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके बिलो में प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या होता है, ट्रकिया से स्टार्ट होता है और आपके जो एल्वोलाई होता है उस पे आके एंड होता है। किस पे आपके आके एंड होता है, एल्वोलाई पे आपके एंड होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक बिलो द लैरिंग्स इंक्लूडिंग द ट्रेचिया, ब्रोंचाई, ब्रोंकुलस एंड एल्वोलाई। मींस आपके क्या है, इसमें ट्रेकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंकुलस एंड एल्वोलाई ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। इन पे जब कोई भी किसी भी बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी कॉमन इन्फेक्शन जो है वो आपका है ब्रोंचाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया। ये तीन इन्फेक्शन है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मेनली कॉज्ड होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंचाइटिस के बारे में कि ब्रोंचाइटिस क्या है। तो ब्रोंचाइटिस जो होता है वो क्या होता है, आपके जो मतलब ब्रोंचाई होती है उसमें क्या होता है, आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये ब्रोंचाई क्या होता है, तो ब्रोंचाई जो होता है वो क्या करता है, हमारे लंग्स को एयर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है। ये कैसे, लार्ज एयरवे होते हैं, मींस कि लार्ज अमाउंट में हमारे जो लंग्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंचाइटिस कहते हैं। अब इसके कॉस्टिव एजेंट के बारे में बात करें तो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस हो सकते हैं। अब वायरसेस में आपका इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, राइनो वायरस हो सकता है, आरसीवी हो सकता है और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है। ये सारे वायरस क्या करते हैं, आपका ब्रोंचाइटिस जो होती है वो डिजीज या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जो बैक्टीरिया होती है उसमें आपका माइकोप्लाज्म निमोनिया हो गया, क्लैमिडिया हो गया, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, ये सारी क्या करते हैं, आपके ब्रोंचाइटिस जो होते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कॉज में आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप जो एयर इनटेक कर रहे हैं वो क्या है, पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन वाली एयर है और डस्ट, केमिकल फ्यूम्स के कारण क्या होता है, आपकी ब्रोंचाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव एजेंट थे और ये आपकी डिफिनेशन है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंचियस लार्जेस्ट इन द लंग्स इज कॉल्ड ब्रोंचाइटिस। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रोंकोलाइटिस के बारे में। तो ब्रोंकोलाइटिस में क्या होता है, आपके जो ब्रोंकुलस होते हैं, स्मॉल एयरवे इन द लंग्स, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब ब्रोंकुलस क्या होते हैं, वो स्मॉल ब्रांच होते हैं किसकी, ब्रोंकाई के। ये क्या करते हैं, कम या स्मॉल अमाउंट में आपके एयर को पास करते हैं या एयर को पहुंचाने का काम करते हैं किसके पास, एल्वोलाई के पास। तो इनमें अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस। अब ब्रोंकोलाइटिस की कॉस्टिव एजेंट के बारे में बात करें तो इसके कॉस्टिव एजेंट आपके वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। वायरस आपके रेस्पिरेटरी आरएसवी हो गया और राइनो वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ये सब कॉस्टिव एजेंट है और ये आपको याद रखना होगा कि ये कौन से कॉस्टिव एजेंट है जो ब्रोंचाइटिस कॉज करते हैं, कौन से एजेंट है जो ब्रोंकोलाइटिस कॉज करते हैं, और आपको ये लिख के आना होगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फिर हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया हो गई, स्ट्रेप्टोकोनिमोनिया, हिमोप्लस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया। इन सब पॉजिटिव एजेंट हैं जो हमारे ब्रोंकाइटिस जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है कि हमारे लंग्स पैरेंचाइम होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स
काइम एल्वलाइज होता है, उसमें क्या होता है आपके फ्लूइड और पस का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है निमोनिया कॉज हो जाती है। मीन्स कि आपकी जो एल्वुलाई है उसमें पस और फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण निमोनिया जैसी डिजीज आपको या निमोनिया जैसा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब इसके पॉजिटिव एजेंट कौन से होते हैं? तो इसके भी पॉजिटिव एजेंट आपके बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई होते हैं। बैक्टीरिया में आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, हिमोप्लाज्म इन्फ्लुएंजा हो गया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, क्लेप्सिला निमोनी हो गया, माइकोप्लाज्म निमोनी हो गया। ये सारे क्या होते हैं आपकी जो निमोनिया डिजीज है उसे कॉज करते हैं। वायरसेस में आपके इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी एडिनो वायरस, एसएआरएस वायरस हो गया, कोविड-19 वायरस हो गया। ये सारे क्या होते हैं आपकी निमोनिया डिजीज को कॉज करते हैं। फंजाई भी आपके हो गए, नीमोसाइटोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्म स्पीसीज हो गया, एस्परजिलस स्पीसीज हो गया। ये सारी स्पीसीज जो होती हैं फंजाई की वो भी क्या है निमोनिया डिजीज कॉज करती हैं। तो ये आपके थे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मेन 3 इन्फेक्शंस या डिजीज जो आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने को मिलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ एलआरटीआई, मतलब कैसे हम लोग लैब डायग्नोसिस करेंगे एलआरटीआई की। तो लैब डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सिंपल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल में हम लोग इसमें क्या लेते हैं? आपका स्पुटम हो गया, ब्लड हो गया और प्लूरल फ्लूइड हो गया। अब इसका कलेक्शन आपको पढ़ चुके होंगे कि स्पुटम और ब्लड और प्लूरल फ्लूइड का कलेक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ब्लड का मतलब कौन से स्पेसिमेन है जो हम कलेक्ट करते हैं। तो स्पुटम, ब्लड और प्लूरल फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेन करते हैं और जिडेन स्टेन करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलआरटीआई। अगर हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? एडुकेट नंबर ऑफ सेल्स विद प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म गिव अ क्लू ऑफ प्रोबेबल पैथोजेंस। मींस की क्या होता है आपके जो ग्राम स्टेनिंग करेंगे उसमें आपको पस सेल्स आपके प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ प्रेजेंट मिलेंगे, तो वो आपको एक क्लू देती है कि आपके जो पैथोजेंस है उसमें प्रेजेंट है, इसी के कारण आपको एलआरटीआई होता है। तो इसीलिए हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं। जिडेन स्टेन क्यों करते हैं? जिडेन स्टेन स्पेशली करते हैं हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की, अगर हमें ये मतलब होता है सस्पेक्ट होता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जिडेन स्टेन करते हैं। जिडेन स्टेन में क्या होता है हमारा एसिड फास्ट बेसलाई और नॉन एसिड फास्ट बेसलाई की डायग्नोसिस करने के लिए हम जिडेन स्टेन करते हैं। अगर एसिड फास्ट बेसलाई प्रेजेंट होती है तो मींस ट्यूबरक्लोसिस आपको है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिडेन स्टेन करके डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं। फिर हम लोग करते हैं जिम्सा स्टेन। अब जिम्सा स्टेन क्यों करते हैं? तो जिम्सा स्टेन जो हम लोग करते हैं स्पेशली फॉर पैरासाइट्स के जो हमारे सिस्ट और ट्रोपोजॉइट्स होते हैं उनका डिटेक्शन करने के लिए। सिस्ट क्या होते हैं? सिस्ट होते हैं जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होता है उसको कॉज कराने ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं, और ट्रोपोजॉइट्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने के बाद उसको मल्टीप्लाई और उसकी ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। तो सिस्ट और ट्रोपोजॉइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिम्सा स्टेन करते हैं। अगर सिस्ट और ट्रोपोजॉइट प्रेजेंट होगा मींस की ट्रांसमिशन और ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है पैरासाइट्स का, तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनके इन्फेक्शन के और उनके कॉस्टिव एजेंट को, और जो हमारा एलआरटीआई है उसके कॉस्टिव एजेंट को पता लगाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। कल्चर के में क्या करना होता है हमें? कल्चर में हम लोग स्पुटम, ब्लड, प्लूरल फ्लूइड को कल्चर करते हैं। किस पे? ब्लड अगार या चॉकलेट अगार पे। हम लोग चॉकलेट अगार या ब्लड अगार का यूज करके जो हमारा स्पुटम और ब्लड और प्लूरल फ्लूइड होता है उसको कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के बाद हम लोग उसको इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का डिटेक्शन करते हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉलोनी वी आर आइडेंटिफाई व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द मतलब स्पेसिमेन। अकॉर्डिंग टू मतलब कल्चर करेंगे, कल्चर करने में हम जो हमारी कॉलोनीज की ग्रोथ होगा उस कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू कॉलोनीज वी आर आइडेंटिफाई व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द कल्चर मीडिया एंड व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन का आपको पता, स्पेसिमेन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसका पता लग गया, फिर हम आगे की चीजें परफॉर्म करेंगे। अब कल्चर करने के लिए जो स्पुटम होता है उसका जो हमारा अपर पोर्शन होता है उसको हम लोग लेते हैं, क्योंकि अपर पोर्शन जो होता है वो कहता है ट्यूमोकॉइड होता है, मींस उसमें जो बलगम होता है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे जो कल्चर है वो अच्छे से हो पाता है, हमारी जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो भी अच्छे से हो पाती है, और हमारी स्टेन भी अच्छे से हो पाती है, कल्चर भी अच्छे से हो पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अपर पोर्शन ऑफ द स्पुटम टेक करते हैं फॉर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एलआरटीआई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो अदर टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन। अगर बैक्टीरियल एंटीजन की डिटेक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और कुछ हमारे अदर सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो एलआरटीआई के लिए परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, माइक्रो इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? एलआरटीआई के जो कॉस्टिव एजेंट होते हैं उनको डिटेक्शन करते हैं। तो इन सारे टेस्ट का नाम आपको याद रखना है कि इसको आप लिख के आएंगे एलआरटीआई इन्फेक्शन की लैब डायग्नोसिस में। बाकी आपको इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ है जो आपको पढ़ेंगे डिटेल में। बस इसमें क्या करना है? डायग्नोसिस में आपको नाम याद रखना, नाम ही आपके पूछे जाते हैं कि हम लोग कौन से एलआरटीआई में कौन सा सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो आपको बताना है कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, होल एग्लूटेशन टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट एंड माइक्रो इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट। ये सारे थे आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट। फिर यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है कि अगर आपको जो ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एलजे मीडिया का यूज करते हैं। एलजे मीडिया जो होती है वो कैसी होती है? वो एग बेस्ड कल्चर मीडिया होती है, जिसका यूज हम लोग किस लिए के लिए करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन अगर आपको है तो फिर हम लोग एलजे मीडिया का यूज करते हैं। एलजे मीडिया वर्क करती है एज सिलेक्टिव मीडिया फॉर द कल्चरिंग ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। अब इसमें क्या करेंगे? आप जो भी आपका स्पुटम है या ब्रोंचो स्पुटम है या फिर बाल स्पेसिमेन है, इन सब स्पेसिमेन को क्या करेंगे? आप इस पे एस्पायरेट करेंगे, इनोकुलेट करेंगे, और जो ग्रोथ है उसको चेक करेंगे। इसको आपको क्या करना है? कल्चर मीडिया पे इनोकुलेशन कराना है। उसके बाद इनोकुलेटिंग कराने के बाद इसको क्या करना है? आपको इंक्यूबेशन में रखना है 37 डिग्री सेल्सियस पर, और 3 से 8 वीक्स में आपको कॉलोनी जो होगी वो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अपीयर होंगी। फिर हम लोग कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेंगे, और ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसको हम लोग डिटेक्शन करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एसटी होगी वो परफॉर्म होगी, और एसटी परफॉर्म होने के बाद हमारी जो एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रेफर कर दी जाएंगी
मरीज को और वो यूज़ करेगा और ना जो इन्फेक्शन है, डिज़ीज़ है उससे प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये थी आपकी लैब डायग्नोसिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। बाकी अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और हमें डायरेक्ट डीएम कीजिए, हम आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।